नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। संसद का सत्र समाप्त हो गया। आमतौर पर ऐसे वक्त प्रेस संसद सत्र का एक राउंड अप बनाती है, कितने घंटे कितने मिनट काम हुआ। डेटा वाले ये भी बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी क्या रही, कि पहले इतने बिल पास होते थे, इस बार इतने हुए, और इसी आधार पर सरकार और विपक्ष के विधायी प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। लेकिन इस बार मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर और सदन के गलियारों में जो कुछ हुआ, बाहर जो कुछ हुआ, उसका एक मुश्त हिसाब लगाना मुश्किल है। सरकार करना क्या चाहती है, विपक्ष आलोचना या विरोध के लिए जो भाषा चुन रहा है, उसका नागरिकों के हितों से कितना लेना देना है। बड़ी खबर में आज हम टटोल कर देखेंगे कि मानसून सत्र में हमारे और आपके चुने हुए प्रतिनिधियों ने, हमारी और आपकी सरकार ने आखिर किया क्या। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। वीडियो में नजर आ रहे लोग खुद को क्रांति सेना नाम के संगठन से जुड़ा बताते हैं। मुजफ्फरनगर में इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार संदीप सैनी के मुताबिक इन लोगों की ओर से चेतावनी जारी की गई थी कि अगर तीज पर कोई भी मुस्लिम युवक हिंदू महिला के हाथों पर मेहंदी लगाता हुआ पाया गया तो क्रांति सेना उसे अपने स्टाइल में सबक सिखाने का काम करेगी। तीज से एक दिन पहले यानी 10 अगस्त को इन लोगों ने बाजार में जाकर चेकिंग भी की। हालांकि इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। इसके पीछे इस संगठन के लोगों ने कुछ तर्क भी दिए, पहले वो सुनिए। बाजार में हम घूमे, भगत सिंह रोड, शिव चौक, नई मंडी में हमने दुकानों पर चेकिंग करी कि कहीं कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगा तो नहीं लगा रहा है, परंतु कहीं भी कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगाते हुए नहीं मिला। कुछ हिंदू युवक मेहंदी लगा रहे थे, उनके बाद जांच पड़ताल की गई तो वो हिंदू पाए गए। हमारा मानना है कि जो मुस्लिम युवक पहले ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो हिंदू महिलाओं को मेहंदी वगैरह लगाते थे, वो लव जिहाद के तहत वो कार्य करते थे और बहुत सी महिलाओं को लव जिहाद में फंसाते थे। इसलिए कुछ लोग खुलेआम दुकानदारों को धमका रहे हैं कि अगर मुस्लिमों को काम पर रखा तो उनकी दुकान चलने नहीं देंगे। एक समुदाय के खिलाफ नफरत का अभियान चल रहा है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरनगर के एसपी अर्पित विद्यासागर ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से बात करते हुए कहा, इस मामले में उनके पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर पता चलता है कि किसी दुकानदार पर किसी को नौकरी से निकालने का दबाव बनाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आपने हरकत देख ली, तर्क सुन लिया, अब इंतजार करिए और देखिए कि सरकार कार्रवाई के नाम पर क्या करती है। एक अनुमान लगाना चाहें तो 10 अगस्त का लल्लन टॉप शो देख सकते हैं। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कश्मीर से है। बीते दिन यानी 10 अगस्त को राजधानी श्रीनगर के लाल चौक से पुलिस ने आदिल फारूक भट्ट नाम के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया इसके पास 2 जिंदा ग्रेनेड थे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आदिल एक लोकल न्यूज एजेंसी में पत्रकार था। दरअसल 10 अगस्त की दोपहर श्रीनगर के भीड़ भाड़ वाले इलाके हरी सिंह स्ट्रीट में ग्रेनेड धमाका हुआ। इसमें करीब 10 लोग घायल हुए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान आदिल के बैग से पुलिस ने ग्रेनेड बरामद किए। आदिल को इससे पहले फरवरी 2019 में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पूछताछ की जा रही है, आगे की जांच जारी है। ये कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक है। ये पुराना आतंकवादियों का पैटर्न रहा है। औचक ढंग से ग्रेनेड के यहाँ वहाँ हमले करते रहो ताकि शांति कायम ना हो। अगली सुर्खी राज्यसभा से। केंद्र सरकार ने पहली बार ये बात स्वीकार की कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई। टेक्निकली सरकार ने सीधे सीधे इस बात को नहीं स्वीकारा, लेकिन घुमा फिरा कर बताया। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद और तेलुगु देशम पार्टी के नेता के रविंद्र कुमार ने सरकार से पूछा था, क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर कोई जांच कराई, खासकर रुइया अस्पताल को लेकर? अगर हाँ तो इसकी डिटेल दी जाए। इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार ने लिखित में जवाब दिया। सवाल का क्या जवाब था? 10 मई 2021 को आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया हॉस्पिटल में कुछ मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे जिनकी कोविड-19 ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हुई। इस संबंध में प्रारंभिक जांच से पता चला है कि एक ऑक्सीजन टैंक के खाली होने और दूसरे बैकअप टैंक को स्विच ऑन किए जाने के बीच में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था। ऑक्सीजन लाइन का प्रेशर गिरने से वेंटिलेटर सपोर्ट पर जो मरीज थे उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके आगे हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, जिम्मेदारी राज्यों की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने 10 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वो अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का ब्यौरा भेजें। अभी तक केवल एक राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के बारे में बताया है।
लव अग्रवाल ने राज्य का नाम नहीं बताया, लेकिन न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अब तक 13 राज्यों ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी है और इसमें केवल पंजाब ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात स्वीकार की है। अगली सुर्खी हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ के किन्नौर से आज दोपहर बड़े हादसे की खबर आई। लैंडस्लाइड की वजह से यात्रियों से भरी एक बस और कुछ दूसरी गाड़ियां मलबे में दब गई। शो शूट होने तक हिमाचल सरकार ने 2 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की थी, जबकि 6 लोग घायल। अब तक 10 लोगों को बचाया भी जा चुका है। इसमें बस का ड्राइवर भी शामिल है। ड्राइवर ने कुछ वाहनों के सतलज नदी में भी गिरने की बात कही है। घटनास्थल पर NDRF और ITBP की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन बारिश, खराब मौसम और पहाड़ से टूटकर गिर रहे टुकड़ों के चलते इसमें दिक्कत आ रही है। ITBP ने मलबे में करीब 40 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई है। किन्नौर की पुलिस ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं पढ़ भी देता हूं। 1786 222 873 1786 222 873। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फोन पर बात भी की और हादसे की जानकारी ली और हर संभव मदद का निर्देश दिया। अगली सुर्खी दिल्ली से। आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के SHO CP भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया गया। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आजादपुर फ्लाईओवर पर बनी एक मजार को लेकर उनकी कुछ लोगों से बहस हो रही थी। दरअसल कुछ युवक मजार पर आकर एक शख्स से सवाल जवाब कर रहे थे और तब भारद्वाज ने कहा था कि इस तरह से सवाल जवाब करने की बजाय उन्हें आधिकारिक शिकायत दर्ज करानी होगी। जब युवक नहीं माने तो उन्होंने कार्रवाई की। इसके बाद सोशल मीडिया पर SHO के खिलाफ, जबकि वो नियम सम्मत ढंग से काम कर रहे थे, कैंपेन चलाकर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई। आज तक न्यूज चैनल की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मजार के मामले से सस्पेंशन का कोई लेना देना नहीं है। SHO के खिलाफ काफी शिकायतें थी। सुर्खियां थी ये, अब सुनते हैं बड़ी खबर। खबरों की दुनिया की अपनी भाषा होती है और जैसे जैसे बदलते मौसम के साथ तापमान, हवा की रफ्तार वगैरह बदलते हैं, वैसे ही अलग अलग घटनाओं के हिसाब से ये भाषा बदलती रहती है। और जैसे बारिश के दौरान पकौड़ियाँ बनती हैं, खबरों के हर मौसम के लिए भी कुछ शब्द जैसे तय होते हैं। अब संसद के मानसून सत्र को ही ले लीजिए। जब ये आने को होता है तो पत्रकार कुछ जुमलों और मुहावरों को झाड़ पोंछ कर अपनी गठरी से निकाल लेते हैं। विधेयक, बिल, स्टैंडिंग कमेटी, सर्वदलीय बैठक, जोरदार चर्चा, भारी हंगामा, वेल, सदन स्थगन और निलंबन। लेकिन इस बार इन सारे शब्दों की उतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तय वक्त से 2 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए सदनों की कार्रवाई कमोबेश रोज 4 शब्दों में सिमट जाती थी। हंगामा, जिद, गतिरोध और स्थगन। ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन उतनी ही जितनी खाने में नमक की जरूरत होती है, थोड़ी सी। लेकिन बीते 3 हफ्तों में संसद जिस तरह से चली, उसने देश में सभी के मुंह का स्वाद खराब कर दिया। पूरे मॉनसून सत्र में 21 घंटे चली लोकसभा मात्र 22% काम कर पाई और अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। स्थगन के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला प्रेस के सामने आए और लोकसभा के न चल पाने और सदन के अंदर हुई अनुशासनहीनता पर दुख व्यक्त किया। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। लोकसभा अध्यक्ष आज ही सभी पार्टियों के नेताओं से भी मिले। इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल थी। तृणमूल और YSR, CP जैसे बाकी दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में संवाद की जरूरत पर जोर दिया। अब राज्यसभा की बात करें तो वहां कार्रवाई के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उस पर सभापति वेंकैया नायडू 10 अगस्त की शाम को ही भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि सदन में चल रहे हंगामे और गतिरोध के चलते उन्हें रात को नींद नहीं आती। ये भी कहा सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आज राज्यसभा की कार्रवाई OBC आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन के पास होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। ये तो हुई सदन के स्थगित होने के बाद दोनों सदनों के जो मुखिया हैं उनकी बात। अब बात यह कि जो बात हुई भी इन 3 हफ्तों में वो क्या हुई। आज हम 5 अहम मुद्दों की बात करते हुए समझेंगे कि मॉनसून सत्र के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार और विपक्ष ने देश हित के नाम पर जो कुछ किया, उसका असल देश हित से कितना संबंध है। ये 5 मुद्दे हैं: स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण और निजता यानी प्राइवेसी। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के महत्व पर हम सब ने बचपन में निबंध लिखे हैं।
फिर 2021 का मानसून सत्र दो बड़ी घटनाओं के बाद हो रहा था। पहली कोरोना महामारी की दूसरी लहर और दूसरी घटना का जिक्र आगे होगा। संयोग की बात यह कि जब तक सत्र शुरू हुआ तब तक दूसरी लहर का सबसे विभत्स दौर बीत गया। टीकाकरण को लेकर सबसे जटिल मुद्दों पर आखिरकार सरकार ने उस तरह के कदम उठा लिए जिनकी बात एक्सपर्ट कर रहे थे। लेकिन संसद का काम सिर्फ प्रश्नों का जवाब दाखिल करना नहीं होता, एक और काम है जवाबदेही तय करना। अब आप इन बातों के आलोक में संसद की कार्यवाही को देखिए। 20 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार कहती हैं, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर राज्य सरकारों ने अलग से कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई, इसलिए आंकड़ा नहीं है। इस बात को सुनकर जो हैरानी इस देश को हुई उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मोदी सरकार ने दूसरी लहर के बाद अपने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लिया। क्यों, बताने की जरूरत नहीं। फिर भी सरकार तकनीकी पेच की आड़ में महामारी के सबसे बड़े सवाल से पीछा छुड़ाकर भाग गई कि वायरस ने किसकी जान ली और सिस्टम ने किसकी। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने कहा जरूर कि वो डॉक्टर भारती के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे क्योंकि मंत्री जी ने सदन को गलत जानकारी दी। लेकिन वेणुगोपाल की अपनी पार्टी और उनके समेत पूरा विपक्ष ईमानदारी से सरकार की मुखालफत कर ही नहीं पाया, क्योंकि आंकड़े सिर्फ भाजपा शासित राज्यों ने नहीं छिपाए। न सिर्फ ISRCP ने आंध्र में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा नहीं दिया, न तृणमूल ने बंगाल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा दिया और न छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आंकड़ा दिया। आम आदमी पार्टी हमेशा की तरह इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वाले बिंदु पर हमलावर हुई, लेकिन ये तथ्य है कि अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का आंकड़ा उन्होंने भी नहीं दिया। तो एक हंगामेदार सत्र में बहुत ही विलक्षण तरीके से सरकार और तमाम विपक्षी पार्टियां जैसे साथ आ गए और महामारी के सबसे विभत्स सच को पीठ दिखा दी। बाद के दिनों में विपक्ष दूसरे मुद्दों की तरफ बढ़ा तो सरकार ने जिद पकड़ ली कि कोरोना पर बात कर लीजिए। ये हुआ नहीं, और होता तो भी क्या बात होती। हम ऑक्सीजन वाले उदाहरण में देख चुके हैं। राजद के मनोज झा के एक भावुक और असर करने वाले भाषण को छोड़ दें तो शायद ही किसी सांसद ने उस दुखद सच्चाई को कबूला हो जिसे हम सब ने जिया। इससे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी। मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। टीकाकरण के मोर्चे पर नए नवेले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अक्टूबर नवंबर से नई फार्मा कंपनियां टीके बनाने लगेंगी और तब देश में टीकों की उपलब्धता सुधर जाएगी। इन सारी बातों पर विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, ये भी सुन लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर 2 बड़ी चीजें हुई हैं। स्वास्थ्य के ऊपर जब चर्चा हुई तो पहली चीज ये कही गई कि राज्यों ने कोई जानकारी भेजी नहीं है केंद्र के पास जो एक्सप्रेसली स्टेट करती हो कि ऑक्सीजन की कमी से कोविड पेशेंट्स की मौत हुई है। इस बारे में आपको क्या लगता है सर, ये बात सच्चाई को कितना कैप्चर करती है? हाँ, ये जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्यों आ रहा है। और जो प्रश्न का उत्तर दिया गया वो अगर आप वर्बैटिम यानी शब्दशः देखेंगे तो ऐसा रिपोर्ट है कि राज्यों ने किसी डेथ का रजिस्ट्रेशन ऑक्सीजन की कमी से हुआ ऐसे रजिस्टर नहीं किया है। दे हैव नॉट रजिस्टर्ड एनी डेथ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं भी हैरान हो गया। एज 30-35 साल से पब्लिक हेल्थ में मैं हूँ कि भाई इतना जो दिखाई दिया, हॉस्पिटल ने बताया, टीवी ने बताया, सब क्या कैसे नहीं रजिस्टर हो पाया। सो मैंने भी ढूंढने की प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन से न मिलने से डेथ होने का कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है कि नहीं है। आप ICD-10 जिसमें कॉज ऑफ डेथ का एनालिसिस होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ बोलते हैं, 10 उसका वर्जन 10वां वर्जन अभी चल रहा है, 11वां आ रहा है। उसमें हमने ट्राई किया कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु ऐसे कोई कारण ही नहीं है। और काफी मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने 2-3 एक्सपर्ट्स को पूछा, उनको भी इमीडिएटली पता नहीं था कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कौन से कैटेगरी में वो फिट होगा। तो एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता था। तो मुझे जरूर पता, ऐसे मैं महसूस कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल में भी किसी को पता नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से अगर आदमी मर गया तो उसको कैसे कैटेगराइज किया जाए।
फिर हमने जब पूछा डिटेल में और कि किस कोई 2-3 लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने इसमें तलस्पर्शी अभ्यास किया हुआ है, पीएचडी या एमडी थीसिस किया है आईसीडी पर, उन्होंने हमें 2 कैटेगरी बताई। एक कैटेगरी है Y.66, Y उसमें ABCD ऐसा होता है, तो Y कैटेगरी 0.66 ICD-10 का एक कोड है, आप भी देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि नॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल और सर्जिकल केयर, कि आदमी को रोग तो हुआ बट अगर मेडिकल और सर्जिकल केयर जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसलिए वो मर गया। तो ऑक्सीजन नहीं मिलना ये कैटेगरी में फिट हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं कि भाई पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा था, किसी का पॉलिटिशियन का कैवलकेड जा रहा था और वो रास्ता रोक दिया और वो मर गया। तो वो कैसे मर गया? वो रोग से तो नहीं मरा, बट मेडिकल केयर नहीं मिलने से मरा। जैसे आगे भी बच्चे और ये ऑक्सीजन नहीं मिलने से गोरखपुर वगैरह में मरे थे, वो भी था। तो ये कैटेगरी का कैटेगराइजेशन होगा तब आपको जानकारी मिलेगी। तो ये डॉक्टरों को भी नहीं पता, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं पता है कि ये कैटेगरी को ऐसे करना पड़ेगा। ये मेरा एक विचार है। दूसरा कैटेगरी है अनअवेलेबिलिटी और इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ केयर फैसिलिटीज, आईसीडी कोड नंबर Z75.3। Z कैटेगरी मींस अदर कैटेगरीज में है Z75.3, अनअवेलेबिलिटी और इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ केयर फैसिलिटीज। ये भी हुआ है, ऑक्सीजन से नहीं मरे वो दूसरा एक कारण है। कई लोग एम्बुलेंस में मर गए, कई लोग रास्ते में मर गए, कई लोग हॉस्पिटल के बाहर मर गए। तो ये नॉन अवेलेबिलिटी, ये कैटेगरी में उसका कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। अभी ये क्यों नहीं हो रहा है? हॉस्पिटल लोग स्टैटिस्टिक्स जानते ही नहीं है। हॉस्पिटल सब डॉक्टरों से भरे हैं। उसको कॉज ऑफ डेथ ये डॉक्टर लिख सकता है, बट उसकी एक सिस्टम है, उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है और उसके हिसाब से हम अगर करेंगे तो सही कॉज ऑफ डेथ लिखा जाएगा। ये सब जब भगदड़ मच रही थी तब ये मे भी मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो कुछ आया, नॉर्मली भी हम कॉज ऑफ डेथ ठीक से लिखते नहीं है, कार्डियक अरेस्ट लिख देते हैं। कार्डियक अरेस्ट इज नॉट कॉज ऑफ डेथ, इट इज मोड ऑफ डाइंग। आदमी उससे मर जाता है, तब हार्ट बंद होता है, तभी आदमी मरता है। सो ये पूरा कॉज ऑफ डेथ एनालिसिस का शास्त्र जो है भारत में डेवलप ही नहीं हुआ है। किसी ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, कोई उसका एक्सपर्ट ही नहीं है, किसी डॉक्टर को सिखाया भी नहीं जाता है, और मेडिकल कॉलेज में भी उसके आदमी नहीं है। और मेडिकल कॉलेज में ही ये ठीक से नहीं हो रहा तो डॉक्टर को कैसे आएगा? ये पब्लिक हेल्थ का काम है। सो दूसरा ये हो सकता था कि ऐसे उत्तर दे दिया जा सका था कि भाई लोगों ने बताया नहीं है, the states have not reported deaths, but we know that deaths have happened and we will investigate and come back with more correct information. See, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है इंफॉर्मेशन लाना। इंफॉर्मेशन उसके ऊपर कमीशन बिठा सकते थे, पार्लियामेंट में प्रॉमिस कर सकते कि भाई ये रिकॉग्नाइज के लोग मर गए, कोई ना बोल नहीं रहा है, कोई नंबर नहीं निकल रहा है, तो हम उसके ऊपर कमीशन बैठाएंगे, जांच बिठाएंगे, ऑडिट कराएंगे और आपको बताएंगे। 6 महीने ले लो, 1 साल ले लो, बट वो इंटेंशन होना चाहिए कि भाई हम सही मात्रा में सही इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो ये एक पूरा कॉज ऑफ डेथ का ये जो पूरा इशू है वो बहुत ही, और इसी पैंडेमिक में नहीं हुआ है, पिछले भी एपिडेमिक में, चिकनगुनिया एपिडेमिक में आकर देखो, 2006 में हुआ था पूरे भारत में, कहीं एक भी डेथ चिकनगुनिया से हुआ ऐसे रजिस्टर नहीं है। WHO भी बोलता है चिकनगुनिया से कोई मरता नहीं, जहां हमारा रिसर्च दिखाया कि अहमदाबाद में ही 4 महीने में 3000 एडिशनल हुए उस टाइम पे, और वो रजिस्टर्ड डेथ है, उसमें चिकनगुनिया से मरे ऐसे नहीं लिखा है, बट पिछले 5 साल के इसमें एडिशनल डेथ हुए और दूसरा कोई कारण नहीं है। सो एडिशनल मॉर्टेलिटी ये एक और मैकेनिज्म है। हीट वेव में भी यही होता है, हीट वेव लू चलती है तो लू से मर गए ऐसे कोई लिखता नहीं है, बट उसमें मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो वो कैप्चर करने, सो पूरा मॉर्टेलिटी कैप्चर करने का तंत्र ही हमारे पास नहीं है, वो बहुत वीक है और किसी ने अभी तक उसके पर ध्यान नहीं दिया। ये उसका एक बड़ा विस्तार पूर्वक उत्तर है।
ठीक है, बहुत अच्छे से आपने बताया सर। आपने एक स्ट्रक्चरल इशू तो फ्लैग कर दिया कि हमारे मॉर्टेलिटी को जिस तरह डॉक्यूमेंट किया जाता है उसमें ही प्रॉब्लम है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि अभी पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव है वो काफी मतलब इट हैज पीटर्ड आउट, अब उतना नहीं है असर उसका। क्या ये अभी संभव है कि एक रेट्रोस्पेक्टिवली आप एक सारे डेटा को दोबारा क्रंच करें और फिर एक नंबर के साथ में सामने आए? क्या ये अभी पॉसिबल है? मतलब अगर आज भी कोई ये डिसाइड करे कि हम ये नंबर निकलवाएं, क्या ये संभव है? क्योंकि एक बहुत लोगों का कहना है कि अब तो वो तो अप्रैल मई में हुआ था, अब कैसे पता करेंगे, तो अब तो वो गंगा में बह गया, अब उसमें क्या कर सकते हैं? ये बिल्कुल संभव है, करना ही चाहिए, उसका मैकेनिज्म भी है। 2021 में जो जनगणना सेंसस होना था अभी हुआ नहीं है। अभी जब परिस्थिति ठीक होगी दूसरा सेंसस होगा, 2022 में आएगा। उसी टाइम आप पूछ सकते हैं, हर एक घर में जाते हैं लोग, बस्ती पूछते हैं, तो उसके साथ पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन कि पिछले 2 साल में कितने लोग मर गए, किस कारण से मर गए। मरेगा तो मृत्यु का आंकड़ा तो बिल्कुल मिल सकता है, वो कोविड से मरे या नहीं मरे वो क्वेश्चन रह सकता है। बट हर साल में ऑन एन एवरेज भारत में 90 लाख लोग मर जाते हैं सब कारणों से। अभी हम सेंसस में अगर निकाले कि ये साल में भी 90 लाख मरे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। कोई कोविड से मर गया, दूसरे किसी से मरता वो कोविड से मर गया, बट 90 से हमको पता चले कि 1,50,000 लोग मर गए, कारण पता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एडिशनल मॉर्टेलिटी है शायद कोविड से हो सकती है। या तो दूसरा ये भी कारण है कि कोविड के कारण सब अस्पताल बंद हो गए दूसरे इलाज के लिए, तो उससे जिसको हार्ट अटैक आया, जिसको स्ट्रोक हुआ, जिसको लकवा हो गया, उसको इलाज नहीं मिला तो वो मर गया, तो वो तो कोविड से नहीं है। बट कोई रास्ते में चलते चलते मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, वो भी हो सकता है। सो जब सेंसस कराएंगे तो उसमें एक स्पेशल मॉड्यूल या स्पेशल क्वेश्चन का ग्रुप रखना चाहिए कि पिछले 2 साल में कितने लोग आपके घर में गुजर गए। ये एक ही सवाल पूछने से हमको पूरा डेटा मृत्यु का मिल सकता है। और जहां मर गए, हर एक घर में तो नहीं मरे होंगे, 5, 10, 15% घर में मरे होंगे, तो उस घर में फिर ज्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें जरूर मिल सकता है। आज भी लोग यूरोप में कितने लोग 300 साल पहले मर गए उसके एस्टिमेट निकल रहे हैं। 1918 में कितने लोग मर गए ये पैंडेमिक में, उसके भी एस्टिमेट लोग तरह तरह से निकाल रहे हैं। तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर हम करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा टीकाकरण को लेके है सर, कि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर सूचित किया है देश को कि अक्टूबर नवंबर से नई जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं भारत में, वो भी वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन शुरू करेंगी और फिर आपको एक प्रोडक्शन में अपटिक मिलेगा, ज्यादा टीके होंगे, और तब जो टीकों की कमी है वो इतनी नहीं रहेगी जितनी अभी है। इस बारे में आपकी टिप्पणी चाहते हैं हम, क्या ये वाकई फीसिबल है, पॉसिबल है? जो हमारे यहाँ रफ्तार रही है टीकों की अप्रूवल की, और अप्रूवल के बाद में उनके मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन एटसेट्रा, उन सारी चीजों को देखते हुए अब तक का अनुभव क्या बताता है हमें कि क्या वाकई अक्टूबर नवंबर में टीकों की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी ड्रामेटिकली? 1, 2, अगर ये तब बढ़ती है दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास, अगर अक्टूबर नवंबर में कंपनीज काम शुरू करती हैं, तो उससे देश को मतलब कितना फायदा या नुकसान है? ये कितनी बढ़ेगी वो तो सरकार ही बता सकती है, उनके पास डेटा है। कहीं भी कोई भी प्रोडक्शन के डेटा पब्लिकली अभी तक किए नहीं है, सो हमें सरकार के भरोसे से ही रहना पड़ेगा, और बढ़ भी सकती है, इतने बाकी के वैक्सीन है। बट मेरा एक देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। आईसीएमआर ने अभी सीरो सर्वेलेंस का रिजल्ट दिखाए, उसमें 67% ऑफ इंडिया हैज एंटीबॉडीज। उसका मतलब है कि 67% ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी इम्यून। तो अभी बाकी तो वैक्सीनेशन, हमको पता नहीं कौन इम्यून है, तो वैक्सीनेशन तो हमें करना पड़ेगा। बट कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश तो ऑलमोस्ट 80%, 79% है, गुजरात 75% में है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सीरो सर्वे करवाया, उसमें 82% को एंटीबॉडी है। तो जहां बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडी है
और अहमदाबाद में अभी से रोज के 5 केस आ रहे हैं, गुजरात में 25 केस आ रहे हैं। तो उधर वैक्सीन देने का कोई मुझे ज्यादा तर्क नहीं दिखता है कि जहां बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडी है। मेरा एक ये सुझाव है कि केरला से आधे केस आ रहे हैं, दूसरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं 5-6 हजार, तो क्यों न सब वैक्सीन अगस्त सितंबर में केरला और महाराष्ट्र को दे दिया जाए जितना चाहिए। केरला तो छोटा है, उसको ऑलरेडी आधा तो वैक्सीन हो गया होगा। 2 करोड़ डोज केरला को दे जाए तो अगले 1 महीने में केरला का एपिडेमिक बंद हो जाएगा। वैसे महाराष्ट्र में जिस डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे महाराष्ट्र में तो नहीं होते होंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होते होंगे, तो उसी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर बड़ी तादाद में हम वैक्सीन दे दें तो वो एक पैमाना हो सकता है पूरे देश में वैक्सीन देने की जगह कि जहां केसेस ही नहीं हो रहे हैं। एक ही उसमें रिस्क है कि अगर कोई नया ऐसा वेरिएंट आ गया कि जो ये वैक्सीन से और ये इम्यूनिटी से परे है और ये वैक्सीन को इम्यूनिटी को तोड़ के आ रहा है, तो फिर अलग चीज है। तो ये वैक्सीन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो फिर नया वैक्सीन देना पड़ेगा। सो सबको वैक्सीन के पीछे हम लगे हैं, बट एपिडेमियोलॉजी समझिए, ज्यादा सीरो सर्वेलेंस कीजिए। पूरे भारत में उन्होंने 30,000 सैंपल लिए, तो उससे तो हर एक सिटी ने, जैसे अहमदाबाद ने खुद के पैसे से 5,000 सीरो सैंपल सर्वे किया, वैसे चेन्नई करे, बंबई करे, जहां 80% के आसपास पहुंच गए हैं। क्योंकि 80% में एंटीबॉडी है तो उसके 5-10% सेल्यूलर इम्यूनिटी भी होगी, तो 90% के करीब तो हम पहुंच ही गए हैं। तो और वैक्सीनेशन करने का क्या, मुझे तो एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट कोई ये नहीं दिखता। 2 डोज देने का तो बिल्कुल नहीं दर रहा है। 1 डोज दे दो आपको, अगर सबको ही देना है, जैसे हमने पहले 1 महीने से 3 महीने कर दिया, हम कर सकते हैं कि अभी दूसरा डोज दो ही मत, क्योंकि इतना इम्यूनिटी आ गया, जिसको नहीं मिला है उसको पहला डोज दे दो। सो वैक्सीन ऑल्सो हैज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। वैक्सीन का काम क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाना है। अगर हमारे पास एंटीबॉडी ऑलरेडी है तो हम उसको ऐसे देखें, तो जहां 60% इम्यूनिटी है तो उसमें आप डोज देंगे तो 60% आपके डोज तो बूस्टर डोज हो जाएंगे सीधे ही। बाकी के जो 30 हमको पता नहीं है। एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, विच इज नॉट फिजिबल, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट थियोरेटिकली बात करें कि हर एक का पहले टेस्ट करो कि जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है उसको ही वैक्सीनेशन दो। ओनली प्रॉब्लम इज टेस्टिंग एंटीबॉडी इज मोर एक्सपेंसिव, मोर कॉम्प्लिकेटेड। वैक्सीन देना सिंपल है और चीप है। सो वो ये जो पूरे वैक्सीन की बात हो रही है, उसके बदले क्यों ना हम पहले 5 स्टेट लेके जहां से 80% केस अभी आ रहे हैं, जो 40,000 है उसमें से टॉप 5 स्टेट लेंगे तो 80% केस आ रहे हैं, उधर ही सब वैक्सीन दो। हर जगह में वैक्सीन देने से क्या मतलब? जहां जैसे मैंने बोला अहमदाबाद मेरे सिटी में 82% पीपल, रोज के 5 केस आ रहे हैं, उधर वैक्सीनेशन देना तो अच्छा ही है, बट उससे कोई आप 5 में से 0 केस हो जाएंगे। आगे अगर जाके इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कुछ होता है, ऐसे पॉसिबिलिटी फ्यूचर की शायद नहीं हो। मीन्स वी आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दैट फ्यूचर सिनेरियो, बट अभी तो कोई 5 से केस 0 हो जाने से, तुम सपोज 10,000 डोज हम अहमदाबाद में रोज दे रहे हैं, 5,000 डोज दे रहे हैं, तो 5 केस में से 0 केस होंगे, उतना ही होगा। सो ये एक पूरी समझने की और इसके ऊपर डिस्कशन की, मैं तो कोई खास एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ नहीं, मैं तो बहुत पुराने पढ़ा हूँ, जो समझ है। बाकी के ये जो बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनके साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि भाई ये 67% आया है तो इम्यूनाइजेशन कहाँ करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, और कितना हमें टेस्टिंग करना चाहिए। दूसरे कंट्रीज का क्या एक्सपीरियंस है कि जहाँ इतनी इम्यूनिटी ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन या दोनों वैक्सीनेशन नेचुरल इन्फेक्शन से हो गई है। मतलब मुझे ये समझ में आया कि आपकी चिंता वैक्सीन के एलोकेशन को लेके है, मतलब चाहे वैक्सीन बाद में इवेंचुअली हर किसी को मिल जाए 2 डोज, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी उसको टारगेट करना ज्यादा जरूरी है जहां उसकी आवश्यकता ज्यादा है। और यही हमने जनवरी फरवरी में भी कैलकुलेट किया था, जब वैक्सीन आ रहा था, तब ऐसी परिस्थिति थी, सेकंड वेव हुआ नहीं था, भारत के 50 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, 700
40 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में, उसमें से 50 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे कि जिसमें 60% केसेस और 60% डेथ हुई थी। तो हमारा कहना ये था कि हमने हिंदू में एक आर्टिकल भी लिखा है कि वो 50 डिस्ट्रिक्ट को ही पहले वैक्सीन दे दो कि जहां एक्टिव ट्रांसमिशन हो रहा। आप मेघालय, आसाम, जहां कोई केस ही नहीं थे उस टाइम पे, उधर वैक्सीन भी दे दिया, और इधर जहां बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद जहां मेजर एपिडेमिक हो रहे थे, नागपुर में 6-6 हजार केस एक एक दिन में आ रहे थे एक ही सिटी में। तो उधर ही आप अगर जैसे कारपेट बॉम्बिंग बोलते हैं, सबको वैक्सीन दे दो 15 दिन में पूरे नागपुर में, या आई एम जस्ट गिविंग वन नेम, बट अलीगढ़ समझो, व्हाटएवर, लखनऊ समझो, जहां जहां सबसे ज्यादा केस है, तो उधर का अगर ये कम हो जाता। उसी टाइम ये भी था कि महाराष्ट्र और केरला दोनों मिलके इंडिया के 40% 50-60% केस उधर से ही आते थे। तो वो एक आई थिंक बात सोचनी चाहिए। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। महामारी की 2 लहर आ चुकी है, तीसरी का खतरा अभी टला नहीं, और ना हम ये जानते हैं कि क्या वाकई दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके मंत्रालय ने इस सत्र में अपने सुधार के एजेंडे पर कई बिल पेश किए। दुनिया भर में भारत का नाम खराब कर रहे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म करने की विधायी कार्रवाई भी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया फैसला है, कुछ देर से हुआ पर बहुत जरूरी था। छोटी कंपनियों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC का फायदा देने के लिए सरकार एक संशोधन लेकर भी आई। सरकार का कहना है कि महामारी की 2 लहरों के चलते नुकसान झेल रहे छोटे उद्योगों को इससे कुछ राहत मिलेगी। ये सरकार का दावा है। ये भी कि दिवालिया होने की स्थिति में वो अपनी तरफ से भी सुलह की पेशकश कर पाएंगे, सिर्फ बैंक की शर्त से बंधे नहीं रहेंगे। ये बिल भी दोनों सदनों से पास हो गया। एक और विधेयक आया जिसे सुधार कहा जाए या ना कहा जाए, इस पर अलग अलग मत है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए केंद्र सरकारी बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। इंश्योरेंस एक भावुक मुद्दा है। जो सत्ता पक्ष में होता है सुधार करना चाहता है, और जो विपक्ष में होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इसमें कमी निकालते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इससे जुड़े किसी भी कानून पर इतिहास में भारी बहस के आपको प्रसंग मिलेंगे। लेकिन इस बार बिल हंगामे के भीतर ही पेश होते रहे और मिनटों के भीतर पास भी होते रहे। और ये सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कानून की बात नहीं, जितने भी बिल पेश हुए उनका यही हाल रहा। देश को पता ही नहीं चला उनकी किस्मत में क्या लिख दिया गया, क्या नया कानून बना, इस पर सत्ता के तंत्र का क्या विचार था, विपक्ष का क्या विचार था। विपक्ष की आपत्तियां पता नहीं चली, सरकार की नीयत पता नहीं चली, लेकिन एक्सपर्ट हैं तो हम उनसे ही जान लेते हैं कि ये था क्या। ये संसद का सत्र बहुत प्रोडक्टिव या विधायी कामकाज की दृष्टि से बहुत सफल नहीं रहा। शुरुआत से सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध था। उस गतिरोध के कारण संसद का अधिकांश समय विरोध में और हंगामे में गया। गतिरोध उस कथित जासूसी के आरोप को लेकर था, जिसकी जांच कराने की मांग विपक्ष कर रहा था। वैसे इस संसद के सत्र पर मैं स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के मिसमैनेजमेंट पर, अर्थव्यवस्था की संकट पर और बहुत सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर आप विधेयकों की दृष्टि से देखें तो 2 महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में आए, जिनका तात्कालिक आर्थिक चुनौतियों से सीधा कोई लेना देना नहीं था, मंदी का उनसे कोई इलाज नहीं निकलना था, लेकिन फिर भी वो 2 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक थे। पहला विधेयक था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें किसी बैंक के डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलने का या इंश्योरेंस मिलने का प्रावधान था। ये काफी समय से लंबित था, खासतौर से जब PNC बैंक का स्कैम हुआ था और PNC बैंक डूबा था, उसके बाद से ये मांग भारत में की जा रही थी कि बैंकों में रखे हुए पैसे पर जो बीमा है, जो इंश्योरेंस की गारंटी है, किसी इवेंचुअलिटी की स्थिति में जब बैंक डूब जाता है तो उसे बढ़ाया जाए। तो एक ये महत्वपूर्ण विधेयक था जिसे किसी तरह से मंजूरी मिली। और दूसरा सबसे चर्चित और सबसे बड़ा फैसला रेट्रो टैक्स का, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का, इनकम टैक्स के अमेंडमेंट का बिल था, जिसमें सरकार ने पिछली तारीख से टैक्स लगाने की पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी 2012 के बाद के मामलों की। हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करते रहे, खर्चा पानी में क्या था ये बिल, क्यों आया, इसका क्या मतलब था। पर एक महत्वपूर्ण बदलाव था जो सरकार को पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन केन एनर्जी की तरफ से भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे, भारत की संपत्तियों को जब्त करने या कब्जे करने का आदेश पेरिस की अदालत से पारित होने के बाद सरकार
को सुधारी और सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया कि अब पिछली तारीख से टैक्सेशन के पुराने मामले बंद कर दिए जाएंगे, यानी उनकी टैक्स डिमांड्स वापस ले ली जाएंगी और जो कंपनियां मुकदमों में हैं उन्हें अपने मुकदमे वापस लेने की लिखित अंडरटेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये दो ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक थे जिन्हें आप विधायी कामकाज की दृष्टि से जरूरी मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जिन पर चर्चा नहीं हो सकी या जो पेंडिंग थे। ऐसे करीब करीब 17 नए विधेयक इस बार संसद में मौजूद थे, जिनमें आर्थिक विधेयक भी थे, गैर आर्थिक विधेयक भी थे, कुछ प्रतिरक्षा से जुड़े थे। इंडियन मैरीन फिशरीज एक्ट था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का पेट्रोलियम मिनरल्स पाइपलाइन अमेंडमेंट बिल था। लेकिन इन दो आर्थिक विधेयकों की चर्चा पिछले इस सत्र के दौरान रही। खामी वाला संशोधन तो अभी नहीं आया। हमें याद करना होगा कि संसद की एक समिति ने पुराने बैंक्रप्सी कानून को, दिवालियापन कानून में कई सारी खामियां गिनाई। वो रिपोर्ट इसी सत्र में आई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है बैंकों को, उन्हें बकाया कर्ज पर काफी हेयर कट लेना पड़ रहा है, यानी उनकी पूंजी डूब रही है। वो तो नहीं था, लेकिन इसमें एक प्रोविजन जोड़ने के लिए यह संशोधन लाया गया था कि बैंक्रप्सी कोर्ट की या दिवालियापन के कानून की सुविधा अब छोटे उद्योगों को भी मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण संशोधन है जिसका पारित होना जरूरी है, क्योंकि अभी बैंक्रप्सी की पूरी सुविधा केवल बड़ी कंपनियों को मिलती है जो अदालतों में जाकर अपने आप को कर्ज की देनदारी से मुक्त करा लेती हैं और एक सेटलमेंट कर लेती हैं बैंक के साथ। तो यह प्रावधान जो जोड़ा जाना है, इसके जरिए एक निर्धारित सीमा तक के छोटे कर्ज वाले छोटे उद्योग समाधान ले सकेंगे। प्रस्ताव यह है कि एक पैकेज्ड रिजोल्यूशन बैंक और कंपनी मिलकर तय करेंगे जिसमें कि कर्ज को और बैंक कंपनी के एसेट्स को किसी बायर को बेचा जाएगा और उस तरह से कंपनी को बेल आउट किया जाएगा, उसे बैंक्रप्सी कानून की सुविधा दी जाएगी। अब ये कानून काफी समय से लंबित था, मांग की जा रही थी कि बैंक्रप्सी की सुविधा आखिर केवल बड़ी कंपनियों को ही क्यों मिले, छोटी कंपनियों का पर भी कर्ज फंसे हुए हैं, उनके कारोबार भी बंद हुए हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से बैंक्रप्सी कानून का दायरा बढ़ाने के लिहाज से और उसमें बड़े के साथ छोटी कंपनियों को भी शामिल करने की दृष्टि से ये विधेयक, ये संशोधन महत्वपूर्ण है। शायद अगले सत्र में हम इस पर बहस और लंबी चर्चा देख पाएंगे। ये फैसला सरकार के निजीकरण की नीति जिसकी बजट में घोषणा की गई थी उसके अनुरूप था। सरकार ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनियों के निजीकरण का फैसला किया था, जिसमें कुछ 2 कंपनियों को लिस्ट भी किया गया था जिन्हें बेचा जाएगा। उन्हें बेचने से पहले इस कानून में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट नेशनलाइजेशन एक्ट में संशोधन अमेंडमेंट करने की जरूरत थी। इसके बिना सरकारी बीमा कंपनियों में, खासतौर पर जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों में निजी हिस्सेदारी नहीं बेची जा सकती। स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत ही है और प्राइवेटाइजेशन के लिए एनेबल करने के लिए ही ये कानून लाया गया। इस कानून में संशोधन करना जरूरी था, तो ये उसी मकसद से लाया गया कानून था। लेकिन संसद की प्रक्रिया सामान्य न होने के कारण और विरोध भी है इसका काफी, यूनियंस और बहुत सारे लोग इस फैसले का या इस बिल में संशोधन का विरोध भी कर रहे हैं। ये लगभग उसी तरीके की चुनौती है नीतिगत तौर पर जैसी चुनौती बैंकों के निजीकरण को लेकर। अब बात करेंगे सामाजिक न्याय की। इस मामले में मानसून सत्र के दौरान और उससे पहले काफ़ी चीज़ें हुई। सत्र से पहले सरकार ने मंत्रिमंडल में छटनी की और नई भर्ती की, और इस नई भर्ती को लेकर एक कीवर्ड की खूब चर्चा हुई, ओबीसी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पत्रकार बूझो तो जाने टाइप पहेलियां बुझा रहे थे, कौन इन कौन आउट। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, लंबी लंबी लीड सूत्रों के हवाले से प्रेस के पास पहुंचने लगी। लंबी लंबी टेबल भेजी गई बताने के लिए कि कैसे सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व दिया और ओबीसी मंत्री कैसे बढ़ाए गए। फिर जब सत्र चल रहा था, सरकार ने नीट परीक्षा के केंद्रीय कोटे में ओबीसी आरक्षण लागू किया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ, पर सरकार निर्णय पर अडिग रही और ओबीसी वर्ग के लिए एक और बिल लेकर आई, संविधान संशोधन नंबर 127। जी, जब संविधान बदले तो कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जटिल है और ये महत्वपूर्ण होते हैं। 127वें नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है? इसके तहत राज्यों को अपने यहां ओबीसी सूची में जातियां जोड़ने का हक वापस मिल जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से अधर में था। इस बिल पर आज राज्यसभा में चर्चा भी हुई। ये बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति की मोहर के लिए जाएगा। पूरे सत्र में ये इकलौता ऐसा मुद्दा रहा जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष कमोबेश एक स्वर में बात कर रहे थे। अब जाति और आरक्षण की बात हुई तो जाति आधारित जनगणना की मांग पर भी सुन लीजिए, ये कैसे पीछे रह जाए। विपक्ष ने तो पूछा ही कि सरकार जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करा लेती, लेकिन पार्टी के भीतर से और सहयोगी दलों से भी आवाज आई
भाजपा नेता और योगी कैबिनेट में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य ने 10 अगस्त को लोकसभा में कहा, राज्यवार और जिलावार पशुओं तक की गिनती हो चुकी है, लेकिन पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं हो पाई। यूपी चुनाव सर पर है, ऐसे में जाति आधारित जनगणना का जिन्न बोतल में बंद रहे, यही भाजपा चाहेगी। अपने सांसदों और विपक्ष के अलावा भाजपा पर दबाव एक और दिशा से आ रहा है। पार्टी के दोस्त और अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कह दिया है केंद्र फैसला नहीं ले पा रहा तो राज्य स्तर पर भी जातिवार जनगणना के बारे में कदम उठाया जा सकता है। खैर, जाति और पिछड़ों के सामाजिक कल्याण पर इस बार खूब चर्चा हुई। इस चर्चा को विशेषज्ञों ने कैसे देखा, सुनिए। देखिए, सामाजिक रूप से ये फैसले दोनों ही सामाजिक न्याय के इंश्योर करने की दिशा में एक बेहतर कदम है, क्योंकि इससे सामाजिक न्याय की जो भावना है वो और एफर्ट है वो डिसेमिनेट होगी नीचे तक। जो ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी कैटेगरी में जो जातियों को जोड़ने और घटाने की जो शक्ति राज्यों को देना है, वो भी एक उचित कदम है, क्योंकि राज्य जनता के ज्यादा करीब होती हैं राज्य सरकारें तुलनात्मक रूप से, और वो उनको पता होता है कि किन समूहों की क्या भावनाएं हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं कैसे बदल रही हैं, तो उनको पता होता है, तो इसलिए वो देना ठीक है। लेकिन इसमें दो सावधानियां बरतनी होंगी। एक तो ये है कि जो प्रभुत्वशाली समूह जो है, जो क्लेम कर रहे हैं ओबीसी स्टेटस की, जब वो आएंगी तो ऐसा ना हो कि उससे जो कंपटीशन है वो इतना कड़ा हो जाए, कठिन हो जाए कि छोटी छोटी समूहों का हित पर उसका असर पड़े। तो छोटे समूहों के हितों की रक्षा करनी होगी, और जो बड़े समूह आएंगे उनका पहले के बड़े समूहों के बीच एक समन्वय रहे, एक समरसता रहे, ये ध्यान रखना होगा। और छोटे समूहों के हितों की रक्षा जरूरी है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में देखें तो उन्होंने जो अभी 39 समुदायों को जोड़ने की बात कही है, वो ज्यादातर छोटे छोटे समूह हैं, सामाजिक समूह हैं। जैसे अगर आप देखें तो एक भूतिया है, अग्रहरी है, दूसर वैश्य है, जयसवाल राजपूत है, बुहेला है, छोटे छोटे समुदाय हैं, मुस्लिम शाह हैं, इनको वो जोड़ने जा रही है। तो ये एक अच्छा कदम है। इससे इनको जो आरक्षण का लाभ मिलेगा और सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक निहितार्थ अगर आप देखें तो राजनीतिक रूप से भी इन समूहों में जो देखिए करता है उसको उसका लाभ मिलता है। अगर बीजेपी करेगी तो उसका लाभ मिलेगा, दूसरी पार्टी भी इसको सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब उनको भी आशा है कि ये ओबीसी चंक से उनको भी वोट मिलेगा। तो ये डिपेंड्स कि कौन कितना उनके भीतर डेट करता है। ठीक है। सदन के अंदर चल रहे गतिरोध और आलोचना को सरकार ने सदन के बाहर से बैलेंस करने की खूब कोशिश की। किसानों को किसान सम्मान निधि की एक और किश्त दी गई। 2017 के यूपी चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित हुई उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण भी आ गया, जिसमें प्रवासियों से एड्रेस प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। देश भर में 100% एलपीजी कवरेज पर काम किया जाएगा, माने हर घर में गैस का सिलेंडर। सरकार राशन से संबंधित योजनाओं का भी जोर शोर से प्रचार कर रही है। यानी सरकार भरोसा दिलाना चाहती है कि वो वंचितों के साथ खड़ी है। सामाजिक कल्याण के मोर्चे पर सरकार से जो भी अपेक्षाएं होती हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा किसानों से भी जुड़ा होता है, उनके जीवन से जुड़ा होता है। 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनरत किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। संसद के पास किसान संसद भी चलाई। मोदी सरकार एमएसपी पर जबानी गारंटी दे रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा भी रही है, पर गतिरोध है कि बना हुआ है। किसान जिस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर चिंतित थे, वो भी सरकार ने पेश कर दिया है। कुल जमा सरकार ने सुधार के एजेंडे पर टिके रहने की इच्छा शक्ति दिखाई, लेकिन नियत पर भरोसा वो आंदोलनरत पक्षों को दिला नहीं पाया। इस बारे में विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, सुनिए। इसको ऐसे समझना होगा कि जो भी स्कीम सरकारें चलाती हैं वो उसका एक मैंडेट है, और मैंडेट ये है कि वी आर वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट की जो भी स्कीम्स हैं विच इज फॉर सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, तो जब हम उनके इम्पैक्ट की बात करते हैं तो उसको समझने का 2 तरीका होता है। एक तो यह है कि जो इंडिपेंडेंट हम लोग ऑडिट की बात करते हैं कि इधर थ्रू सोशल ऑडिट, जो कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है, देयर हैज बीन इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं वो लोग सोशल ऑडिट करते हैं इंडिपेंडेंटली।
और फिर डिफरेंट स्टेट के सोशल ऑडिट को कोलेट करके और फिर हम ये समझते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है जो इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज होती हैं, जो कि तमाम तरह के जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं वो करते हैं। तो अगर हम इम्पैक्ट समझने की कोशिश अगर हम वाकई में करना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक तरीका हमें अपनाना होगा। बाकी जो से परसीव्ड इम्पैक्ट का मामला है तो उसमें वो है कि अब आप सेलेक्टेड बेनिफिशरीज से अगर बात करेंगे तो वो डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ हाँ हमको मिला है, अच्छा है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिनको नहीं मिला है वो भी इसी देश के नागरिक हैं, तो उनको तो हम खोजते नहीं हैं। और आप अगर मान लीजिए मीडिया वाले पहुंच भी गए उनको खोजने सपोज, तो हमेशा एक ऐसी संभावना बनी रहेगी कि ये कहा जा सकता है कि आपने उनको खोजा है जो नहीं है, जिनको नहीं मिला, आपने उनको क्यों नहीं देखा जिनको मिला। तो ये जो एक तरह की बाइनरी क्रिएट किया जाता है, या कहिए कि सामान्य भाषा में जिसे हम कहते हैं कि राजनीतिक तू मैं है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जो अकादमिक तौर पे समझने की बात है उसमें यही दो तरीके हैं, या तो थ्रू सोशल ऑडिट उसे समझा जाए या इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के तहत के तरीके से समझा जाए। तक किसानों का मुद्दा है तो इनको भी हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि देखिए किसान जो हिंदुस्तान में है और किसानों का मुद्दा जो, इसमें दो मौलिक बातें हैं जो कि सभी लोगों को समझनी चाहिए, मीडिया कर्मियों को भी और आम नागरिकों को। सरकारें ये बात जानती हैं, वो झूठ बोलती हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो ये है कि कृषि और उद्योग को हम कभी एक स्केल पे तुलना नहीं कर सकते हैं। और इसलिए उसकी तुलना नहीं हो सकती है कि जो इंडस्ट्री में जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप एक समय में 3 शिफ्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर में क्रॉप की जो स्टैंडिंग टाइम है उसको आप नहीं उस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कह देना कि अब कृषि जो है वो उद्योग हो गया और तमाम तरह की बातें, ये नोइंगली मिसलीडिंग है। यह हम जानबूझ के दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, और हम ये जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, चाहे वो जो भी लोग करते हैं, चाहे वो अकादमिक लेखन से आ रहा हो या तमाम तरह के राजनीतिक दलों के प्रवक्ता कह रहे हो या जो भी लोग कह रहे हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। तो ये बात हमें समझनी है। जहां तक किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है या इंश्योरेंस है, ये एक अगेन वो एक दूसरा मुद्दा है। सवाल यह है कि जब कृषि उत्पादों के वितरण और विपणन की क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं या क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, ये इनको हम वेलफेयर स्कीम से कनेक्ट करके देखना ही अपने आप में एक समस्या है। क्योंकि देखिए कृषि में कम से कम 3 तबके होते हैं। एक वो है जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, दूसरी वो है एजेंट्री है जो टेनेंसी के बेस पे जो ठेका बटाईदारी या तमाम तरह की जो और सिस्टम्स हैं जो टेनेंसी कल्टीवेशन करते हैं वो है, और तीसरा जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स या जो मजदूर हैं जो कृषि पर आधारित। और इन तीनों की जो कहिए कि इनकी आर्थिक स्थिति है वो कृषि उत्पादों की निश्चितता और उनके मूल्य निर्धारण पर निर्भर होती है। और वो मूल्य निर्धारण जो होता है वो हमारे फूड बास्केट के प्राइस से डिफरेंट होता है। ऐसा हो सकता है कि हम आप आटा खरीदने जाएं तो वो 52 रुपए किलो मिले, किंतु वही गेहूं जो है जब सीजन होता है और जब सरप्लस होता है, क्योंकि मार्केटिंग का इशू है, तो हम शायद 18 रुपए या 1800 का क्विंटल बेचते हैं। तो अब ये जो 18 और 52 का जो डिफरेंस है, ये पेमेंट कौन कर रहा है? और अगर हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो ये पेमेंट भी हिंदुस्तान का नागरिक ही कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी ऑडिट नहीं होती है, कोई सुनने वाला नहीं है, ये तमाम चीजें अलग बात है। तो वेलफेयर स्कीम्स को मतलब विकास के पैमाने पर अगर देखा जाए तो उसे
एक विकास की प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि कोई किसी पे रहमो करम पे कि हमने दे दिया तो हम महान हो गए और हमने एक और इसे मान लीजिए कि एक गिलास और पानी दे दिया तो हम और महान हो गए। इस तरह से उसे नहीं देखा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी मुद्दा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है भारत के नागरिकों की निजता, प्राइवेसी, उनके अपने अधिकारों से जुड़ा। बजट सत्र और मॉनसून सत्र के बीच महामारी के बाद दूसरा सबसे बड़ा भूचाल पैदा किया पेगासस खुलासे ने। पेगासस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने खुलासा किया कि एक इजरायली सॉफ्टवेयर के निशाने पर, जिसे सिर्फ सरकारें खरीद सकती हैं, 50,000 से ज्यादा लोग थे पूरी दुनिया में। भारत में कई पत्रकार, न्यायपालिका से जुड़े लोग, केंद्रीय मंत्री, राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता, अधिकारी और सीबीआई समेत सेना के कई लोग निशाने पर थे। समाचार संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में कुछ फोन में पेगासस होने की पुष्टि भी की। फ्रांस में ऐसा ही मामला सामने आया तो सुरक्षा एजेंसियों को पेगासस के पुख्ता प्रमाण भी मिले, क्योंकि वहां सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की। इजराइल, जहां की ये कंपनी है, उसने भी जांच बिठाई, लेकिन हमारी सरकार सदन के अंदर चर्चा के लिए नहीं मानी तो नहीं मानी। 1.5 पेज का जवाब दिया लिखित में और उसको पढ़ भी दिया केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, और यह बताया कि जासूसी के लिए नियम बने हैं और कोई नियम तोड़ा नहीं गया। रक्षा मंत्रालय के अलावा सरकार के दूसरे अंगों ने साफ नहीं किया कि उन्होंने पेगासस खरीदा या नहीं। सरकार चर्चा के लिए राजी नहीं हुई, न जांच बिठाई, और विपक्ष इस मुद्दे को खींचता रहा। इसके शोर में कई दूसरे मुद्दे भी दफन हो गए, लेकिन इस दौरान व्यापक जनमानस में इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता पैदा नहीं हो पाई। ग्रीक मिथकों में पेगासस एक घोड़ा है, लेकिन भारत में ये डायनासोर बन गया, पूरे सत्र को खा गया। सदन का न चलना भी एक स्टेटमेंट बन गया, लेकिन इस स्टेटमेंट से पेगासस मामले पर लोकहित का काम हुआ कि नहीं, इसका जवाब देना बहुत आसान है। विपक्ष की ये शिकायत रही कि सदन में उसे बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब मौका मिला उसने क्या किया हमने देखा। कभी आसन पर कागज फाड़कर उड़ाए गए तो कभी सदस्यों ने बोलते बोलते ही मुद्दा बदल दिया। यहां तक कि दुश्मनी वहां तक निभाई गई जहां इससे पहले तू तू मैं की परंपरा नहीं रही। संसदीय समितियां, पेगासस मामले में आईटी समिति को लेकर भाजपा सांसदों की चिंता को चाहे जिस चश्मे से देखा जाए, लेकिन उसे खारिज नहीं किया जा सकता। विपक्ष का कहना है चर्चा न करके सरकार नियमों को तोड़ रही है, लेकिन क्या उसका अपना आचरण बिल्कुल ठीक था? ट्विटर पर पड़े सैकड़ों वायरल वीडियो इसका जवाब नहीं में दे रहे हैं। कुल मिलाकर चर्चा के अभाव और हंगामे की आड़ का पूरा मजा विपक्ष ने भी लिया, और सरकार का काम तो आराम से चल ही रहा था, क्योंकि जवाबदेही तय नहीं हो पा रही थी। अब बात चलिए संसद के इर्द गिर्द की जो हुआ उसको भी जान लीजिए। राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर से संसद गए, कभी साइकिल से, कभी विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया और कभी विपक्षी एकता की दुहाई दी। ममता बनर्जी भी इस बीच दिल्ली आई और लाइमलाइट जरा देर के लिए अपने से हटने नहीं दी। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से बात की। संसद में अरुण जेटली जी ने कहा था एक बार कि ऑब्स्ट्रक्शन इज अ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेट टूल। उस बात को जिस तरह से सीरियसली ले लिया गया, तो मैं उसको देखते हुए कहूंगा कि ये पिछले 10 सालों में संसद की प्रोसीडिंग्स के में जो धीरे धीरे हो रहा था, ये उसका कहेंगे जिसे क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि जो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें हो रही थी वो एक रवायत बन गई है, एक रीति बन गई है। और रीति बन जाना, एक किसी बुरी चीज का रीति बन जाना या रिवाज बन जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे कि पहले भी ऐसा हुआ कि पुराने टाइम में कि जॉर्ज फर्नांडिस जी का कॉफिन गेट पे बहिष्कार हुआ, उसके बाद बीजेपी ने 2010 में 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन पे पूरा का पूरा विंटर सेशन बहा दिया, या ऐसा समय आया 2016 में जब मीरा कुमार 2011-12 में जब मीरा कुमार स्पीकर थी, उस समय पे कि 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 13 मिनट 20 मिनट में बिल पास हुए, जबकि हंगामा विपक्ष काट रहा था। ये ऑफ एंड ऑन होने वाली चीजें थी, ये भूल जानी चाहिए थी, इनसे सबक सीखना चाहिए था। मैं कहूंगा कि ये जो सेशन रहा मॉनसून सेशन, इसमें बाहर बारिश कम हुई मगर बाढ़ बुरी रवायतों की आ गई। क्यों? क्योंकि अब विपक्ष का एक मुद्दा लेकर के अपनी मर्जी से किस तरह की बहस होगी, किस मुद्दे पे विपक्ष उस पे हाउस नहीं चलने देगा, ये एक ट्रेंड बन गया है। दूसरी तरफ चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, सरकार उसकी डिमांड्स पे कोई विचार नहीं करेगी, एक तरह से लगातार ठुकराती रहेगी। ये एक और रवायत बन गई। इन सब दोनों रवायतों के बीच में
पार्लियामेंट सेशन से संपूर्णतया पॉलिटिक्स खेली जाए और संपूर्ण तरीके से पॉलिटिकल मुनाफा देखा जाए, ये एक रवायत बन गई। देखिए, विपक्ष ने सरकार को अवरोध पैदा करके हाउस में लगातार करीब 20% का काम हुआ है इन 96 घंटों में जिनमें काम होना, टोटल जिन दिनों में काम होना था, उसमें से सिर्फ 20% के अगर काम हुआ है दोनों सदनों में, तो विपक्ष तो कह सकता है कि साहब ऐसा है कि सरकार की परफॉर्मेंस में हमने चोट कर दी और हमने ये दिखा दिया कि सरकार के खिलाफ हम लोग एक हैं। यानी विपक्ष एकता की बात, इससे उनके लिए फायदेमंद हो गई। सरकार के लिए फायदा क्या हुआ? देखिए, सरकार को पता चल गया था कुछ दिनों बाद ही, सत्र में हल्ले के बाद, कि पेगासस मामले में जनता में कोई उसका रेजोनेंस नहीं है, कोई उसको लेकर के उन्माद नहीं है कि बहुत जनता उसको लेकर के चिंतित हो रही है। जनता जानती थी कि कोविड की दूसरी वेव, जिसमें लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, परेशानी झेलनी पड़ी, या किसानों का आंदोलन, या तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई, आज हमारे घर में काम करने वाले और बाहर बाजार में तमाम, आज पार्लियामेंट में बाहर मजदूर जो काम कर रहे थे, उनमें से एक ने आकर के सवाल यह पूछा कि साहब, सरसों का तेल 150 रुपए किलो से ऊपर हो गया है, खाने का तेल इस समय पे 125 रुपए से ऊपर खुले में बिक रहा है, क्या ये सरकार और सांसद नहीं देख रहे? तो सरकार इन मुद्दों पे घेरे जाने पे विपक्ष की यूनिटी थी। इस टाइम पे तो अच्छा मौका था कि जनप्रिय मुद्दों पे सरकार को घेरा जाता। सरकार नहीं घिरी, बच के निकल गई। अगर कल देखें तो किसानों के मुद्दे में टॉपिक कुछ भी हो, जब एक सांसद खड़ा होता है बोलने के लिए, तो वो जो चाहे अपनी बात बोल सकता था, लेकिन विपक्ष ने ज्यादा समझा कि इस मुद्दे पे बहस की जगह, सरकार को मौका देने की जगह, सैंक्टम सैंक्टोरम जो है मंदिर का, अगर पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, तो जो चेयरमैन की कुर्सी और उसके आगे जो टेबल है, रिपोर्टिंग ऑफिस की टेबल कहलाती है, वो मंदिर का सैंक्टम सैंक्टोरम है। उसके ऊपर सांसद चढ़ के खड़े हो गए, रूल बुक फेंकी गई चेयरमैन की चेयर की तरफ। तो कुल मिलाकर के विपक्ष ने फायदा उठा लिया, सरकार ने फायदा उठा लिया, और धड़ल्ले से 30 से ऊपर बिल सरकार के शोरगुल में पास हो गए। टोटल बिल अगर देखे जाएं तो किसी पे भी ज्यादा लंबी बहस नहीं हुई। 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 13 मिनट, 20 मिनट की बहस हुई, या इतना टाइम लगा बिल पास होने में। लेकिन एक बात ये इस बुरी रवायतों के आगे एक और हुई कि जिन चीजों पे, जिन बिलों पे राजनीतिक फायदा या नुकसान होगा, उस पे विपक्ष और सरकार एक हो जाएंगे। ये एक और रवायत बनी है कि बाकी बिल जो वोट नहीं दिलवाते, उनसे कोई मतलब नहीं है। जिस बिल से वोट मिल सकते हैं या नुकसान हो सकता है, उन बिलों पर सरकार और विपक्ष इकट्ठे बैठेंगे। अदरवाइज उसके अलावा कोई कॉमन ग्राउंड नहीं क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ आने के लिए। यानी राजनीति जो सड़क पे होती है, अब वो संसद में सर्वोपरि है। हालत यह है कि चाहे आप इसको, कुछ सांसदों ने इस बारे में कहा कि इमोशन से कमोशन होता है, या तमाम बातें कही कि जो चेयर है उनको पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से वेंकैया नायडू जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटनाएं कल हुई, उसके बाद उन्हें नींद नहीं आई। ये मंदिर के, लोकतंत्र के मंदिर के लिए बहुत शर्मनाक दिन था। उनका गला रुंध गया। देखिए, चाहे आप लोग कहें, विपक्ष कहे कि चेयर जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है, लेकिन चेयर की तरफ से ये वाक्य जो है, ये इतिहास में दर्ज हो गया है। और ये हर पार्लियामेंट लोकतांत्रिक परंपरा फॉलो करने वाले को याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस तरह का कंडक्ट हुआ। पार्लियामेंट 2 दिन पहले उठ गई, जबकि कोविड के कारण काफी दिनों पहले, पूरे 1 साल में ज्यादा सत्र नहीं चल पाया। सिर्फ इस मारकाट और सत्ता दल और विपक्षियों के बीच में जो अंतर्विरोध रहा, उसके कारण सदन पूरे टर्म नहीं चल पाया, 2 दिन कम चला। दोनों सदनों के अध्यक्षों ने अपनी तरफ से खेद जताया। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि ये सदन सिर्फ बेजा नहीं गया, 150 करोड़ करीब का नुकसान ही नहीं हुआ, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत बुरी रवायतों की शुरुआत हो गई है। इनको नॉर्मल नहीं बनना चाहिए। तो ये था कच्चा चिट्ठा संसद के कामकाज का। सत्र आते जाते रहेंगे, हम हिसाब लेते रहेंगे, आप भी हिसाब रखिए, क्योंकि नेतागण अपनी लीला करके जा चुके हैं। हमने लीला का बखान कर दिया, अब आपकी बारी है इनका मूल्यांकन करने की। आज के ललन टॉप शो में इतना ही।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।